नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, कि किस तरीके से लोकतंत्र का विकास हुआ, किस तरीके से विस्तार हुआ। पहले दूसरे देश किस तरीके से दूसरे पे आक्रमण करके या फिर उन पे अपना वर्चस्व बनाकर वहाँ पे राज करते थे और वहाँ के जनता को शोषित करते थे। और जनता को जब ये पता चला और जनता ने जब इसके खिलाफ़ बगावत किया, फिर शुरू किया उनके खिलाफ़ संघर्ष, तो वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उपनिवेशवाद का अंत से क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपनिवेशवाद होता क्या है। तो उपनिवेशवाद ये होता है कि किसी छोटे राष्ट्र पर बड़े राष्ट्र द्वारा या फिर शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा आर्थिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से जब वहाँ पे अपना शासन चलाया जाता है तो उससे उपनिवेशवाद कहते हैं। ये जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। और जो वो बड़ा देश जो उस पर राज करता है उसको उपनिवेश कहा जाता है, उस छोटे देश को। जिस तरीके से आपने हमारे भारत की स्वतंत्रता को जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो क्यों आज़ाद से क्या मतलब। तो हमारा देश जो था ना, पहले अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। तो किस तरीके से आप तो पहले हिस्ट्री में आप तो पढ़ ही चुके होंगे कि अंग्रेज़ 200 वर्षों तक हम पे लगभग 200 वर्षों तक राज किया है हम लोगों पर। तो वो लोग तो आप लोग जिस तरीके से देखा कि वो लोग शक्तिशाली राष्ट्र थे और हम लोगों पर, और अंत में क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। और आज देखिए किस तरीके से हम लोग लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ बताया गया है कि उपनिवेश, तो हम लोग का देश क्या था उस वक्त, उपनिवेश था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उपनिवेश, तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से अपने बुक खोलकर पढ़िए। आइए आज हम एक नज़र दौड़ाएं कि किस तरह उपनिवेशों की जंजीर तोड़कर अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। तो देख रहे हैं कि जो राष्ट्र हैं किस तरीके से जो उपनिवेशिक जो जंजीरें थीं बांध के रखी हुई थी उस देश को, कि कुछ वहाँ के लोग अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते थे। उन जंजीरों को तोड़ते हुए लोगों ने अपने अधिकार को मांगा और वहाँ पे किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की। तो यहाँ पे देख सकते हैं एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। तो जैसा कि देखिए हमारा देश एशिया में पड़ता है। एशिया में भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, फिर से बहुत सारे देश। वैसे तो पाकिस्तान तो हमारा ही पहले भाग हुआ करता था भारत का। तो आप जानते हैं कि अलग अलग देश और अफ्रीका के कई देश यूरोपियनों का, जैसे ब्रिटेन का, फ्रांस का, पुर्तगाल का, ये सब अलग अलग राष्ट्रों का उपनिवेश थे। तो इसके बारे में, तो इन उपनिवेशों के नागरिकों को जो उपनिवेश थे, जैसे कि हम अपने भारत के देख लेते हैं, तो हमारे पे जो अंग्रेज़ लोग शासन करते थे तो हमें अधिकार कुछ नहीं था। वो लोग जो मन था वो रूल लाते थे अनाप शनाप, जिससे कि भारतीयों को परेशानी होती थी। तो लोगों को ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। ज़्यादातर देखे होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 8 क्लास के, कि किस तरीके से अंग्रेज़ जहाँ भी कोई भी चीज़ बनती थी, कोई भी कमीशन बनता था, तो उसमें भारतीयों को कम रखा जाता या फिर नहीं रखा जाता था। और अंग्रेज़ों को तो राजनीतिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त नहीं था, या फिर कोई भी उपनिवेशों के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। मैंने एक भारत को एग्जाम्पल के तौर पर रखा। तो आइए बात करते हैं, ये लाइन से पढ़ते हैं। अतः इन देशों की जनता ने तो लोगों ने विचार किया कि संघर्ष किया जाए और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी देश के अगर मान लीजिए आप ही के घर में आप ही के पास अधिकार नहीं है, दूसरा कोई आप पे अधिकार किया हुआ है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए संघर्ष करेंगे और वहाँ पे चाहेंगे कि अपना शासन हो। तो लोगों ने वैसा संघर्ष किया और लोकतंत्र की स्थापना की।
लेकिन औपनिवेशिक ऐसा तो नहीं है कि संघर्ष करेंगे और जल्दी से लोकतंत्र मिल भी जाएगा। तो इन लोगों ने जब संघर्ष किया लोगों ने उपनिवेश राष्ट्र के, तो जो ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग औपनिवेशिक शासक जो लोग थे वो दबाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वो हट जाते हैं तो एक तरह से उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। और इतनी आसानी से तो कोई, अगर किसी राष्ट्र से फ़ायदा हो रहा है तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कहाँ, जहाँ जनता जो चाह लेगी वहाँ पे कुछ किसी का होने वाला नहीं है। तो जनता ने चाहा और उस शासन को झुकना ही पड़ा। लेकिन कई राष्ट्रों में ऐसा देखा गया कि औपनिवेशिक जो शासक थे लोग झुक तो गए, लेकिन झुक कर थोड़ा मोड़ा अधिकार दे दिए कि हाँ चलो रख लो तुम ये थोड़ा अधिकार, तुम इस पर राज करना। लेकिन उससे ये नहीं, क्योंकि वो लोग दूसरे राष्ट्र से आए थे, जनता इस पर वो लोग सहमत नहीं थी कि दूसरे राष्ट्र के आके हमारे देश पे राष्ट्र पे आकर हम ही पे शासन करते हैं और हमारे अधिकार सीमित हैं और इनके अधिकार असीमित हैं। तो इसके लिए फिर संघर्ष हुआ। तो अंत में क्या होता है कि औपनिवेशिक शासकों को हार मानना ही पड़ता है और उन देशों को स्वतंत्र करना ही पड़ता है। तो जैसा कि हम अपने भारत को देखते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एक अफ्रीकी देश घाना के बारे में, जहाँ पे लामा क्रुमा एक नाम के नेता होते हैं जो कि शिक्षक होते हैं। तो वो राष्ट्रपति बनते हैं और फिर उनको, तो पहले इनके बारे में लाइन से पढ़ते हैं। हम घाना की कहानी को लेते हैं पहले, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। ये याद रखिएगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि घाना जो अफ्रीका का, आप तो जानते हैं कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। तो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि हमारे पृथ्वी पे टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं और उनके नाम भी बताएं। तो उनमें से एक अफ्रीका भी है। तो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है घाना, जिसमें एक बताया गया कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी क्योंकि वो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। और उस वक्त जब उपनिवेश हुआ करता था तो उसका नाम गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकार के लिए वहाँ पे बहुत संघर्ष हुआ शुरुआत से ही। एक सुनार और का पुत्र शिक्षक लामे संघर्ष का नेता बना। इस संघर्ष में का नेता लामे इंक्रुमा बना। उसके नेतृत्व में घाना 1957 में आया। उसी के नेतृत्व में 1957 में घाना आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इंक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए, और आज़ादी के बाद घाना में लामे इंक्रुमा को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुना गया। पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना प्रथम सफल प्रयास रहा, लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर न रहे क्योंकि इंक्रुमा अपने आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुना लिया। अब देखिए, वो जो आदमी था लामे इंक्रुमा, अपने संघर्ष किया, फिर अब राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो जब बन गया तो ये ऐसा नहीं चाहे कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता अपने मन से किसी शासक को चुनती है, ना कि शासक खुद को चुन के वहाँ पे बैठा लेगा। लेकिन ऐसा लामे इंक्रुमा नहीं करता है और वहाँ पे अपने आप को आजीवन के लिए राष्ट्रपति चुनवा देता है। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। तो 1966 में सेना ने सरकार को तख्ता पलट कर दिया। अब जैसा कि चिली में हुआ था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, तो उसमें जिक्र किया गया था। तो फिर वहाँ की स्थिति यहीं रही, मतलब बदलते रहा। और अब हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका, इस पैराग्राफ में बात करेंगे। तो दिया है 1980 के बाद लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन की बहाली हुई। 1980 के बाद लैटिन अमेरिका में वहाँ पे लोकतंत्र सरकार आई। चिली की कहानी हम जैसा कि हम लोग चिली का कहानी पढ़ चुके हैं। पूर्व में हमने देखा कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैंड किस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 1989-90 में पूर्वी यूरोप में सोवियत कमी आई और यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नागरिकों ने अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए। इनमें अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन। तो देखिए, इस लाइन में हम लोग देखेंगे कि देखिए, उस वक्त जो 1945 के बाद जो था ना, कि बहुत से देशों में 2 देशों का वर्चस्व ज़्यादा था। उस वक्त 3 विचारधारा हुआ करती थी, एक कैपिटलिस्ट, एक कम्युनिज्म, एक
हाँ, जैसा कि हम लोग इंडिया वाले नाम, ये जिसको नॉन अलाइनिंग मूवमेंट कहते हैं। तो उस वक्त क्या था कि जो कम्युनिज़्म को फॉलो करते हैं वो लोग सोवियत रूस, जो को यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको कहते हैं, उस वक्त जो पूर्वी यूरोप है, जो ये मान लीजिए यूरोप है, तो इस वाले पे अमेरिका का ज़्यादा कब्जा था, मतलब प्रभाव था, और इधर यूएसएसआर का। तो उस वक्त जब 1989-90 आया तो उस वक्त सोवियत रूस का जो प्रभाव था वो कम होते गया, और वहाँ पे लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, और वहाँ पे लोगों ने अपने स्वतंत्र देश की मांग कर ली, और 15 देशों में टूट कर रह गया। और उसमें से कुछ देशों ने अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन को अपनाया, और कुछ मतलब एज इट इज़, मतलब कोई एक आदमी द्वारा चलाया जाता है शासन। जैसा कि आप देख सकते हैं बेलारूस हुआ, फिर से ये रशिया को ही देख सकते हैं कि 1-2 प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से अभी तक देख ही रहे हैं कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन अभी बने हुए हैं। तो वहाँ पे लोकतंत्र उतना बढ़िया से नहीं है। तो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। देखिए, भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति एवं पुनर्स्थापना के कारण भी देखा जा सकता है। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा की नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। लेकिन देखिए, 1948 में नेपाल में संविधान बना, और उस संविधान के अनुसार राजा नेपाल का वास्तविक शासक कहलाया गया। तो फिर 1959 में संविधान लागू हुआ, राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद में चुनाव हुआ। लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम से बहुदलीय लोकतंत्र, और फिर 1990 आते आते वहाँ पे आंदोलन हुआ, फिर वहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। अलग अलग दल निकल के आए और फिर वहाँ पे स्थापना हुई। 1991 में नेपाल में संसद में चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिली और जेपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 में नेपाल की संसद में चुनाव हुआ, और उस वक्त 1991 के प्रधानमंत्री कौन बने? जेपी कोइराला। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर 1996 में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किए गए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया, जब राजा वीरेंद्र उनके परिवार में राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 को संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो किस तरीके से वहाँ पे देख रहे हैं कि लोकतंत्र को समाप्त करके राजा द्वारा अपनी सरकार ला दी जा रही है। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दी। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव और प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार बार लोकतंत्र की समाप्ति और पुनर्स्थापना हुई। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले राजा ने संविधान लागू किया, फिर उसको हटाया गया, फिर दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त किया, फिर दूसरे राजा आए तो फिर उसको हटा के फिर अंत में क्या हुआ कि वहाँ पे राजतंत्र को समाप्त करके वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में क्या। भारत के एक नए पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि हम लोग का पहले भाग हुआ करता था, वहाँ पे भी इसी तरीके से वहाँ पे हमेशा ही सेना का चलते रहता है। जनरल जिया उल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ क्या किए, नवाज शरीफ जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, तो उनका तख्ता पलट करके वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि सेना के अधिकारी था, वहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना कर दी। परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए और वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के संघर्ष का आरंभ कर दिया और पाकिस्तान
के हालात में परिवर्तन हो, लोगों ने समझा कि नहीं, लोकतंत्र का लाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वहाँ पे लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन शुरू हुआ और अंत में सैनिक शासन को झुकना पड़ा लोगों के सामने और संसद में फिर चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई और 2008 में जब चुनाव हुआ तो पीपल्स पार्टी की गठबंधन की सरकार आई। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांतिप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। उस वक्त के जो लोकतंत्र के समर्थक नेता थे बेनजीर भुट्टो और पूर्व के प्रधानमंत्री भी थे पाकिस्तान के, उनको की भी हत्या कर दी गई। नई सरकार के सत्ता के आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा और नई जो जनता द्वारा चुनी गई थी सरकार, उसके चलते परवेज मुशर्रफ जो कि सेना के प्रमुख थे उनको हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसेफ रज़ा गिलानी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब जैसे ही इनको हटा तो उस वक्त राष्ट्रपति कौन बने? आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसेफ रज़ा गिलानी। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र की चुनौती का सामना पड़ा। हाँ, और यहाँ पे आज भी अच्छे से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर सेना का शासन ही चलता है, सेना का दबदबा ज़्यादा रहता है किसी भी अधिकार पर। कोई भी चीज़, जैसा कि हम लोग अपने देश में देखते हैं कि ज़्यादातर सरकार कोई चीज़ कदम उठाती है, लेकिन वहाँ पे देखिएगा कि पाकिस्तान में अधिकतर समय किसी देश से बात करना हो या फिर कोई भी डिप्लोमेसी करना हो तो फिर उनको सेना वहाँ पे कूद पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो बात करना रहता है हमारे यहाँ का नेता करते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। हमारी सेना नहीं ऐसा कुछ करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं म्यांमार के बारे में। इस प्रकार म्यांमार जो पहले बर्मा कहा जाता था, ये याद रखिएगा, म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी। यद्यपि 1948 में औपनिवेशिक शासन आज़ाद हुआ, म्यांमार में लोकतंत्र को अपनाया। 1948 में यह भी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था और लोकतंत्र का वहाँ पर भी स्थापना हुआ। 1962 में सैनिक तख्ता पलट में लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर वहाँ पर 1962 में सैनिक तख्ता पलट हुआ। फिर 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराया गया और 1962 के बाद से लगभग 30 वर्षों के बाद फिर से वहाँ पे चुनाव कराया गया। इन चुनावों में आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किए, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणाम को मान्यता नहीं दी। उस वक्त जब 30 वर्षों बाद 1990 के आसपास जब चुनाव कराए गए, आम चुनाव, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार आई, उसमें आंग सान सू की को बहुत भारी बहुमत मिला और लेकिन जो कि सैनिक शासन उस वक्त था तो उन्होंने सत्ता को छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव के परिणाम को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अन्य समर्थक नेताओं को लोकतंत्र समर्थक ने जेल में डाल दिया, उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार को फौजी सरकार की जातियों से तंग आकर वहाँ के लाखों लोगों ने घर छोड़ दिया और अन्यत्र शरणार्थी बंद कराने लगा। इस तरीके से वहाँ के जो सैनिक शासक जो लोग थे वो इतने जातीय कर थे, लोगों को तंग कर रहे थे, तो उससे तंग आकर लोगों ने छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ पे संघर्ष करते करते कि आप लोग जैसे कि पढ़ा होगा आपने 1948 के आसपास किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर 1962 में सैनिक तख्ता पलट हुआ, फिर 30 वर्षों बाद वहाँ पे फिर चुनाव हुआ, तो फिर वहाँ पे फिर भी वो लोग हट नहीं रहे थे। तो अब जनता क्या तंग हो चुकी थी उनके जातियों से, तो इस वजह से उन्होंने अन्यत्र वहाँ से निकल के भारत समेत बहुत से देशों में अलग अलग जगहों पे गए होंगे वो लोग। नज़रबंदी की सज़ा झेलने के बाद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके शब्दों में बर्मा में लोकतंत्र के में वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय में स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। तो नज़रबंद उनको कर दिया गया था आंग सान सू की, जो कि वहाँ की बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं म्यांमार की। उनको जब नज़रबंद किए तो उन्होंने अभियान चलाया। आंग सान सू की के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता मिली है और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व के देशों में अपील की है कि वर्तमान सैनिक समाप्ति हेतु सभी देश
प्रतिबंध लगा, म्यांमार पे प्रतिबंध लगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशन, विश्व के देशों को कहा है कि वहाँ पे जो सैनिक तानाशाही है उसको समाप्त करने के लिए म्यांमार पे प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि वहाँ के सैनिक तानाशाह जो लोग हैं उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पे फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और जैसा देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन वहाँ पे लोगों में आंदोलन होता है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होता है, और इस तरीके से फिर भविष्य में वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होगी। और फिर हाल में सुनने में भी आया था कि वहाँ पे फिर से वहाँ पे सैनिक शासन हो गया था। तो यही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।